हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही नई है, ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट आप इस अपनी स्टूडेंट्स जर्नी में पहली बार पढ़ने वाले हैं, तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए नई होगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इनको एक एक करके बिल्कुल क्लियर कर दें और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है एक्चुअली में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, जैसे मान लीजिए किराना स्टोर है। ठीक है, एक किराना स्टोर है और यहाँ ये क्या करता है कि ये जो जैसे गेहूं चावल और ये जो भी घर का राशन होता है ये बेचते हैं। ठीक है, अब तो ये क्या करते हैं, ये कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं मार्केट से और उसको अपनी दुकान पे बेचते हैं। ठीक है, ऐसे चल रहा है और ये अपनी किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं बुक्स में कि हमने क्या कितने का सामान लेके आए, कितने का हमने बेचा। तो क्या ये कभी एनालाइज कर पाएंगे कि हमने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया इस महीने में या इस पूरे साल में, कितने रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया, या हम लॉस में चले गए, या हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे बिजनेस की? क्या वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। ठीक है, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बिजनेस की कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि अकाउंटिंग की हेल्प से जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं और उससे फिर हम स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा। ठीक है, तो आइए हम एक बार इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है अकाउंटिंग। ठीक है, तो एज पर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events that are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले तो कहा है अकाउंटिंग इज द आर्ट, जिसमें हम करते हैं रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मनी की फॉर्म में जितनी भी ट्रांजैक्शंस, यानी कि कोई भी जो इवेंट्स हुई, मेन इवेंट्स जो बिजनेस में हुई, वो हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं उनको। ठीक है, और वो जो इवेंट्स जो होती हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आउटपुट निकल के आया, उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग दी रिजल्ट, उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर क्या मतलब फाइनली उसका प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा उस बिजनेस का, ये सब निकाल के, और ये फाइनली जो भी उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, एक बिजनेस में आ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्टीज होती हैं जो कि उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना चाहती हैं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन उनको दे दी जाती है। तो इस डेफिनेशन में मेन चीजें क्या है? रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस होती हैं जो भी लेन देन बिजनेस में हो रहा है। ठीक है, कोई कुछ खरीदा, कुछ बेचा, यानी कि लेट से उसने कोई फर्नीचर खरीद लिया, बिजनेस ने कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, या कोई माल बेचा है, जो भी जिस चीज में भी वो बिजनेस करते हैं वो चीज बेची है। ठीक है, तो ये सब जितने भी चीजें होंगी वो सारी चीजें बिजनेस में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, रिकॉर्ड होंगी, फिर उनको एक तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। वो अभी अभी हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे क्लासिफाई करते हैं, और उनको फिर समराइज फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और फिर उस समराइज फॉर्म को इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या रिजल्ट रहा, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कि आगे की
स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, ठीक है, वो सब चीजें देखने के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है एंड रिजल्ट का। तो इन डेफिनेशंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं हम। तो पहला कैरेक्टर क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो लेट्स से, ठीक है, तो एक ओनर है, राम नाम का ओनर है, ठीक है, ये राम की एक शॉप है। तो राम क्या करता है, अपने बिजनेस में परचेज्ड ए बिल्डिंग फॉर ₹50,000, ठीक है, उसने एक बिल्डिंग खरीदी 50,000 की, ठीक है, और उसके बाद सोल्ड गुड्स, जो भी वो गुड्स जिसमें डील करता है, गुड्स यानी कि जो भी माल जो जिसमें वो डील करता है, उसको 7,000 रुपए में बेचा। फिर उसके बाद क्या किया, परचेज ए कार फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹8 लाख, ठीक है, 8 लाख की उसने कार परचेज की। फिर उसके बाद हायर्ड ए हेल्पर फॉर हेल्प, ठीक है, अपनी दुकान पे हेल्प करने के लिए उसने एक हेल्पर को हायर किया है, ठीक है। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000 का, ठीक है। इतनी ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई उसकी दुकान में, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उसने क्या किया, अभी हम पहली स्टेप पे हमने देखा कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस और या इवेंट्स उसके दुकान में हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, उसके बाद हम मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कितने रुपए, अब उन ट्रांजैक्शंस को हमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए की है, ये 7,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस थी, ये 8 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन थी, इसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब बाद में सैलरी पे करेंगे वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, लेकिन ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बिजनेस की पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हायर्ड ए हेल्पर फॉर दी हेल्प, ये कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम वो वाली ट्रांजैक्शंस मेजर करेंगे, वो वाली ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ट्रांजैक्शन कहलाएंगी, जो कि जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हायर्ड ए हेल्पर, ये हेल्पर हायर करना, इसको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000, ठीक है। अब अपनी दुकान का कोई इंश्योरेंस करवाया उसने, तो वो उसका प्रीमियम दिया है ₹20,000, तो ये ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। उसमें से बीच में अब ये आई थी, ठीक है, ये परचेज्ड कार फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹8 लाख, ठीक है। दूसरा ये ट्रांजैक्शन जो है ये उसने पर्सनल यूज के लिए की है, ठीक है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएंगी, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होएंगी, ठीक है। ये उसकी पर्सनल लाइफ की ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो हमने क्या पता लगाया कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन जो है ये, इसको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी ये 3 ट्रांजैक्शन जो है ये हम बिजनेस की रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब अगली स्टेप आती है हमारी रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग किसकी फॉर्म में करते हैं, हम एक बुक बनाते हैं, ठीक है। अब उस बुक में क्या करते हैं, अभी तो खैर वैसे ये सब सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से होने लग गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक जर्नल होता था, जर्नल एक रजिस्टर होता था, ठीक है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शंस जो भी हम मेजर, अभी हम मेजर कर चुके हैं, यानी कि मनी जो हमने अभी पीछे देखा कि कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो हम मेजर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो हटा के, यानी कि जो भी रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनको सबको अब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि जो पहले हुई ट्रांजैक्शन उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर अगले दिन जो ट्रांजैक्शन हुई उनको करेंगे, फिर धीरे धीरे जो भी डे वाइज ट्रांजैक्शन जितनी होती जाएंगी उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे डे वाइज, ठीक है, डे वाइज रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब ये जर्नल क्या होता है, ये जर्नल एक तरीके से ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई उनको रिकॉर्ड जहां पे रखा जाता है उसको बोलते हैं जर्नल।
जर्नल बुक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है, बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, लेजर क्लासिफाई करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को। जैसे अब देखें, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ठीक है, इस इनमें से अब क्या हो रहा है, जर्नल में क्या करे जा रहे हैं हम, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती जा रही है हम उन सबको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं एक लाइन से, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें ये पता लगाना है कि हमने इंश्योरेंस के लिए कितने हम प्रीमियम पे कर चुके हैं, अगर मान लो ये मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, मंथली प्रीमियम के पे कर रहे हैं ये 20,000 रुपए, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास हमने इस साल कितने प्रीमियम पे किए हैं इंश्योरेंस के, तो उनको हमें देखना पड़ेगा एक जगह पे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बीच में मिक्सअप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते जा रहे हैं जर्नल में, राइट। तो हम अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन्स को अगर देखना चाहें तो वो हमें कहाँ पे दिखेंगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टी फॉर्म में, ठीक है, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी। इस तरीके से हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा, एक पर्टिकुलर लेजर बनेगा, ठीक है। और उससे हम देख पाएंगे कि कितने हमने प्रीमियम पे करे हैं, कितना बैलेंस हमें कितना हमने प्रीपेड एक्सपेंस पे करे हैं, उन उससे रिलेटेड कितने हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, ठीक है, कितना अभी आउटस्टैंडिंग रह गया है तो वो भी हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सब चीजें एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस अकाउंट के अंदर हमें दिख जाएगी, उसको बोलते हैं हम लेजर, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई कर दिया टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस करी पूरे साल में, ठीक है, या क्वार्टर में, जो भी हम बोलना चाहें, ठीक है। तो उनको हम समराइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये ट्रांजैक्शंस तो कर ली, ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस कर ली हमने, मान लिया, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि क्या उससे हमें कोई प्रॉफिट हुआ या हमने उससे लॉस इनकर किया है, ठीक है। तो ये सब पता लगाने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसमें सारे जितने भी प्रॉफिट एक्सपेंसेस होंगे सारे लिस्ट डाउन करेंगे, जितने भी हमारी इनकम्स होंगी बिजनेस में वो सब लिस्ट डाउन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा अकाउंट कैसा होता है वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद के चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि उससे हमें ये पता लगाएंगे कि सारी इनकम्स एंड जितने भी एक्सपेंसेस हमारे होंगे वो सारे हम लिस्ट डाउन कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद हमें जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है उससे हमें पता चलता है कि क्या कितना हमारा प्रॉफिट या कितना हमारा लॉस हुआ इस पर्टिकुलर पीरियड में। या वो पीरियड क्वार्टर भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट भी एक समराइजिंग टूल है, ठीक है, जिसमें हम क्या पता लगाते हैं कि एज ऑफ डेट हमारे पास कितनी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस बिजनेस की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारी एसेट्स एक साथ एक साइड में लिखी जाती हैं, और एक साइड में सारी लाइबिलिटीज जो हमें दूसरों को देना है पैसा वो लिखा जाता है, और एक साइड में जितने हमारे पास प्रॉपर्टी हैं वो सब लिखी जाती हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि ये हमारी बिजनेस की पोजीशन है एज ऑफ डेट। तो ये समराइज कर लिया हमने। अब हमें पता चल गया कि इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया इतने एक्स वाई जेड रुपीज का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को, और बिजनेस बैलेंस शीट की जो बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या उससे पता चलता है, उस बैलेंस शीट को देख के हम पता लगाएंगे कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिजनेस की, ठीक है। जो हमने समराइजिंग फॉर्म में हमने अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को हमने रखा है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की फॉर्म में, ठीक है, उसको हम एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, और इंटरप्रेट करेंगे कि क्या पता चलता है कि अभी इसका फ्यूचर अच्छा है बिजनेस का, या ये कुछ टाइम में डूबने वाला है बिजनेस, या जो भी है, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो रिजल्ट्स हमने यहाँ पे इंटरप्रेट किया है, जो भी रिजल्ट हमने एनालाइज किया है उसको हम कम्युनिकेट कर देंगे एक्सटर्नल पार्टीज को, या जो भी उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है उनको,
ठीक है, और वो कौन पार्टीज होती हैं, कौन उस रिजल्ट को देखना चाहेगा, वो हम थोड़े टाइम में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की। ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप्स करके पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस डेवलप होती है। ठीक है, और इनको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक, कई बार क्या होता है कि अकाउंटिंग, कोई कोई बोलता है अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कोई कहता है अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो एक बार अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए ये पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में हम उसको अदल बदल के यूज कर लेते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को, बट दे आर डिफरेंट। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग तो एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। लेकिन अकाउंटेंसी इज ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है वो अकाउंटिंग को इंक्लूड करती है, प्लस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, तो अकाउंटेंसी इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्लस अदर सर्विसेज। ठीक है, ये कह सकते हैं हम एक तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कहते हैं कि क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रोल प्ले करती है अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें रेलेवेंट, रिलायबल और टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस जो भी हमने अभी इस पैरा में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो पहली बात, ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन में। रिलायबिलिटी मतलब उसमें हमें विश्वास होना चाहिए कि भाई उसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई भी घपला नहीं किया हुआ, बायस नहीं है, एंड फेथफुली रिप्रेजेंट किया गया है उसको। तो उसके अंदर कोई भी गलत तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाया नहीं गया है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली अच्छे से बताई गई है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई है। तो ये इस बात की रिलायबिलिटी होनी चाहिए उस अकाउंटिंग पे, तो वो अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अदरवाइज वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, वो फिर फेक रिजल्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद रेलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम मान लो एट द एंड ऑफ 2024 खड़े हैं, लेट से। ठीक है, और अब हम एक कंपनी डिक्लेयर कर रही है 2022 के रिजल्ट्स अब डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, वो कंपनी, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, राइट? बिकॉज अभी इस साल इस कंपनी ने क्या कमाया, सारी एक्सटर्नल पार्टीज ये जानने में इंटरेस्टेड होगी कि इस साल में इस कंपनी ने कैसा कमाया, क्या कमाया, और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। उस बेस पे फिर वो डिसाइड करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे उसके, उसको देख के ये अंदाजा लगाया जाएगा कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा करने वाली है। ठीक है, तो वो रेलेवेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। ठीक है, वो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जानी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसने दी गई है वो समझ में आए नॉर्मली हर किसी के, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे कुछ इंफॉर्मेशन अगर है जो कि जनरली जिस तरीके से, जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरीके से बनाया जाता है, लेट्स से ऐसे। ठीक है, इधर एक्सपेंसेस है, इधर इनकम्स हैं सारी। ठीक है, तो इसी फॉर्म में बनाया जाना चाहिए। अब इसमें कोई हम कोई एक बिजनेस एंटरप्राइज मान लो, उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में बना के दे देता है जो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे एक लाइन से इनकम एक्सपेंस सारी आपस में प्लस माइनस करके और एक फिगर बना के दे दी, तो वो गलत है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो जो नॉर्मली जिस जिस फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जिस फॉर्म में बनाई जाती हैं, तो वो सब चीजें उसी तरीके से होनी चाहिए ताकि उसको आसानी से लोग समझ सकें, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब कंपेरेबिलिटी। ठीक है, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे अब हम एक कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं,
और दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, तो वो दोनों अगर सेम फॉर्मेट में बनी हुई होंगी तो हम उसे इजीली कंपेयर कर पाएंगे। लेकिन मान लो अगर एक कंपनी कुछ और फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना के रखी है, दूसरी कंपनी ने अपने मर्जी से कोई एक अलग सा फॉर्मेट बना के रख लिया है, तो वो कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो भी अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे यूज होने चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। अकाउंटिंग उसी हिसाब से करी जानी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग करके जो हमने इंफॉर्मेशन फाइनली निकाली है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो हमने प्रिपेयर किया है बिजनेस का, उसको जानने में कौन इंटरेस्टेड है? क्यों निकाला हमने वो, क्या निकलेगा उससे, कौन उसको यूज करने वाला है? ठीक है, तो उसके दो तरीके के यूजर्स होते हैं। एक तो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये जो है इंटरनल यूजर्स हैं, ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाले जो है इंटरनल यूजर्स हैं और ये वाले सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर के हैं। ठीक है, तो उसमें कौन हो जाएगा, ओनर्स हो जाएंगे, जो बिजनेस के ओनर होंगे। ठीक है, और बिजनेस की मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाले। सो ओनर्स क्यों जानना चाहेंगे? ऑब्वियसली जिस बिजनेस के अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो जरूर जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस मेकिंग है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो डिसीजन ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो ओनर्स ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों जानना चाहेगी? मैनेजमेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ये भार है, यही क्योंकि उन्हीं को सारा बिजनेस मैनेज करना है। ठीक है, तो वो जरूर जानना चाहेगी कि हम अपने बिजनेस को सही से मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो कि ओनर्स की एक्सपेक्टेशन है, हम उनको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो जाएंगे? एम्प्लॉयज हो जाएंगे, इन्वेस्टर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो जाएंगी, क्रेडिटर्स, पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे इनको क्यों चाहिए ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन, क्यों उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अकाउंट देखने उनके? ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है, उसका क्या फ्यूचर है, कैसा उसका फ्यूचर रहेगा, वो सब जानने के लिए वो इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो देखेंगे कि अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और फ्यूचर में ये बिजनेस अच्छा ग्रो करने वाला है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? तो वो इन इन इन्वेस्टर्स भी उस इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेन सेम, बैंक्स से वो लोन लेते हैं, वो बैंक्स कई बार इन्वेस्ट भी करते हैं उसके बिजनेस एंटिटीज में, तो वो इंटरेस्टेड रहेंगे कि वो जानने के लिए कि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है। ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी यही जानने के लिए रहे इंटरेस्टेड रहेगी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये भी जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेगी कि ये अगर वो प्रॉफिट कमा रही है बिजनेस एंटिटी, तो वो सही से अपना टैक्स जितना उनका बनता है वो दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये जानने में इंटरेस्टेड रहेंगी। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस से पैसा लेंगे फ्यूचर में, यानी कि जिन्होंने पैसा दिया हुआ है बिजनेस को, तो बिजनेस इज लायबल टू पे देम इन फ्यूचर, राइट? तो बिजनेस ने उनको पैसा देना है, अभी क्रेडिटर्स को लौटाना है। ठीक है, तो वो क्रेडिटर्स ये जानने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे कि ये इसकी अभी बिजनेस की साउंड पोजीशन है कि नहीं है, हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जानने के लिए रहेंगे। ऐसे ही पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाली कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है, ये लॉस कर रही है, ये सही चल रही है, ये नहीं चल रही।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं कि क्यों अकाउंटिंग की जानी चाहिए, किस चीज में हेल्प करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या चीज में हेल्प करेगा? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो बिजनेस में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शंस हुई, जितने भी सारे लेन देन हुए, कुछ खरीदा कुछ बेचा या कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी अकाउंटिंग के थ्रू। तो वो चीज, उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, उस चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग हेल्प करेगी, राइट। फिर उसके बाद दूसरा क्या हेल्प करती है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फाइनली बिजनेस, हर कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है, राइट। लेकिन क्या वो बिजनेस उस प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, या वो लॉस मेक करके आखिरी में फेल हो गया इस साल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, फाइनली अकाउंटिंग ही हमें ये बताएगी कि वो बिजनेस अपने उस प्रॉफिट मेकिंग एम में सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, डिपिक्टिंग दी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि एक बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट आप आगे पढ़ोगे कि बैलेंस शीट दो तरीके से बनती है। ठीक है, एक टी फॉर्म में बनती है और एक ऐसे वर्टिकल फॉर्म में भी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे टी फॉर्म में अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एसेट्स होती हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है, दोनों साइड का टोटल मैच करता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, कि उसके पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या फ्यूचर में उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए क्या कैश पड़ा है, क्या बैंक बैलेंस है, क्या बिल्ड, कितने रुपए की बिल्डिंग है, कितने रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है दूसरे बिजनेसेस में। तो ये सब चीजें पता चलती है फाइनेंस अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसकी बैलेंस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनल क्या है, क्या हेल्प करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका अकाउंटिंग मेंटेन करने का, क्या है कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। तो ये जितने भी इसके यूजर्स थे यहाँ पे हमने अभी देखे, इन सब को जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्हें चाहिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो फाइनली ये देखना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको हम दिखा दें। ठीक है, कई बार टैक्स अथॉरिटीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ना देख के इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे भी स्क्रूटनी कर सकती हैं। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। द रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करती है? ठीक है, तो एज ए लैंग्वेज, तो पहले तो हम बोलते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एज ए लैंग्वेज हम इसको ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग को, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट इज परसीव्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये जो जितने भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं उनकी लैंग्वेज अकाउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कुछ बोल तो सकता नहीं है, ठीक है, वो तो नॉन लिविंग एंटिटी है। तो इसलिए वो अगर बताना चाहता है कि वो कोई प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो ये सब कैसे बता पाएगा वो सब चीजें अकाउंटिंग की फॉर्म में हमें वो दूसरी एंटरप्राइजेस को बता पाएगा, दूसरे यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बता पाएगा, कैसे? अकाउंटिंग की फॉर्म में। ठीक है, तो वो बिजनेस की लैंग्वेज कहलाती है अकाउंटिंग। एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग में जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि डेट के हिसाब से एक के बाद एक जो भी डेट आती जाएगी, सारी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सारी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन विद एक्चुअल अमाउंट हम लिखते रहते हैं। ठीक है, तो वो एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर हमसे पूछे कि इस बिजनेस ने क्या क्या ट्रांजैक्शन की, तो वो हम अकाउंटिंग की हेल्प से निकाल के दे सकते हैं। अगर कल को कोई टैक्स अथॉरिटीज आती है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है उस बिजनेस की, तो वो अकाउंटिंग उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो वो सारी अकाउंटिंग निकाल के दे सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शंस, मैंने कहा जर्नल, जैसे जो जर्नल बुक मेंटेन करते हैं, तो वो जर्नल निकाल के दे सकते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शंस हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी। ठीक है, एज ए करंट इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि अभी
जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई बिजनेस अगर कोई हो रहा है या बिजनेस चल रहा है, उसकी करंट इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियली वो स्टेबल है या क्या सिचुएशन है, उसकी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो वो बताने के लिए भी अकाउंटिंग का ही यूज होता है। ठीक है, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये एक रोल प्ले करती है एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वेल। तो जैसे जो भी पब्लिक है, अब बिजनेस ओनर्स जो होते हैं या बिजनेस के सीईओज होते हैं, वो हर बार जा जाके पब्लिक को तो नहीं बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक सीधा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ है जिसमें क्या करते हैं कि बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो होंगे, ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो होंगे, वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे टू पब्लिक। ठीक है, तो उससे सिंपली कोई भी जो भी उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, जो भी बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, जो भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है, तो वो सिंपली उन रिजल्ट्स को देख सकता है जाके। उनकी वेबसाइट्स पे भी आते हैं, वो न्यूज़पेपर में भी आते हैं। ठीक है, और न्यूज़ पे भी पब्लिश होते हैं, तो वो सब चीजें वो देख सकता है। एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है अकाउंटिंग। ठीक है, सो अकाउंटिंग एज ए कोमोडिटी भी यूज होती है। ठीक है, एज ए अब देखो क्या है कि अ, कोई बिजनेस एंटिटी अगर अच्छे से अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सारी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से मेंटेन कर रही है, ठीक है, लेन देन अच्छे से मेंटेन कर रही है, तो उसको लोन्स मिलने में इतनी हार्डशिप नहीं आएगी, इजीली वो लोन सिक्योर कर सकती है, क्योंकि उनका एकदम क्लियरली उन्होंने अपनी अकाउंटिंग को एज ए टूल यूज कर लिया है। यहाँ पे वो दिखा दिया है कि हमारे में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो उसमें लोन्स मिलने में आसानी हो जाती है बिजनेसेस को, तो वो एज ए कॉमोडिटी यूज हो जाती हैं। ऐसे ही जो भी आप लोग अब अकाउंट्स पढ़ के अकाउंटेंट बनने वाले हो, ठीक है, तो इसको एज ए कॉमोडिटी यूज कर पाओगे आप, कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास नॉलेज होगी अकाउंटिंग की, तो आप एज ए इन किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप एज ए अकाउंटेंट जॉब सिक्योर कर पाओगे। तो वो एज ए मींस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज ए कोमोडिटी आपके लिए यूज होगी, आप उसके बेस पे अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से अकाउंटिंग एज ए कोमोडिटी यूज होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।